Okay, so here we go. Mm, our presentation is loading. Okay, so let me just reload it. Okay, so in this topic we're gonna learn basics of ECG. So what is normal ECG? What are the arrhythmias and how to recognize the arrhythmias, which are basically asked in our NOSET exam. So normal, before learning abnormal, we should know what is normal. So what is normal? So normal ECG is a representation of electrical activity. Electrical activity in which the waves are functioning in a healthy and regular manner. It provides valuable information regarding the heart's rhythm, rate and overall electrical conduction. हार्ट में तीन चीज़ें सबसे ज़रूरी है, एक रिदम, रेट और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. अगर किसी में भी गलती आ जाए तो नॉर्मल ईसीजी एबनॉर्मल ईसीजी में बदल सकता है. तो ये हो गया नॉर्मल ईसीजी. ये बाजू में एक छोटा सा पिक्चर है जो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता है. इट्स नॉट परफेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट. सो पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, पी आर इंटरवल एंड क्यू टी इंटरवल, ये सबसे मेन चीज़ें हैं, हमें पता रहनी चाहिए. बिकॉज इन पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन. एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी रिलैक्स होगा, ये ध्यान में रखना है. तो पी वेव जब स्टार्ट होता है, मतलब ईसीजी का स्टार्टिंग पी वेव से होता है. पी वेव स्टार्ट होगा मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. तो पी वेव अपराइट रहता है, ईसीजी पे पॉजिटिव लीड रहती है. उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. अभी पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकुलर में चले गया, अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, विच इज़ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. नॉर्मल ईसीजी में क्यू आर एस में क्यू वेव रहती है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, उसके बाद आर वेव अपवर्ड डिफ्लेक्शन, और यस वेव जो है डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन अगेन. तो ड्यूरेशन ऑफ किस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का कितना रहता है, 3 स्मॉल बॉक्सेस जितना रहता है, वो नॉर्मल रहना चाहिए. उससे ज़्यादा है, उससे कम रहा तो उसको एबनॉर्मलिटी मान सकते हैं. तो उसके बाद आया टी वेव. टी वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब रिलैक्स होने की स्टेज आ गई तो वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे. तो टी वेव जो डिनोट करती है, तो वो ये चीज़ है कि वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो गए तुम्हारे. तो ये टी वेव भी नॉर्मली तुम्हारी अपराइट पॉजिटिव वेव रहती है जो आफ्टर क्यू आर एस आती है. आफ्टर उसके बाद आया पी आर इंटरवल. पी आर इंटरवल एक ऐसी चीज़ है कि पी वेव से लेके आर वेव तक का डिस्टेंस. पी वेव क्या है, तुम्हारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इन द सेंस योर SA node is performing a electrical activity sending an electrical impulse to AV node. तो AV node SA node से लेके AV node तक जो जाने का टाइम है, जो ड्यूरेशन है, उसे तुम बोल सकते हो पी आर इंटरवल. मतलब तुम्हारे SA node से इम्पल्स किया और वो AV node तक आके रुक गया, तो इसको लगता है 0.12 सेकेंड्स, 0.20 सेकेंड्स, इतना उसमें नॉर्मल टाइम रहता है. अगर इससे बड़ा हो गया तो उसको बोलते हैं पी आर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन. इससे प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल बोल सकते हैं हम, जो हार्ट ब्लॉक में देखा जाएगा, जो हम आगे देखेंगे. ये हो गया पी आर इंटरवल. उसके बाद आया क्यू टी इंटरवल. सेम जैसे पी आर था वैसे ही क्यू टी है. जैसे क्यू वेव से लेके टी वेव तक का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं क्यू टी इंटरवल. अगर वो लंबा हो गया तो समझ लो कि जो रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का जो टाइम है वो ज़्यादा हो गया, उसमें जो नॉर्मल टाइम है वो नहीं है. उसके वजह से हार्ट में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. तो क्यू टी
एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए चाहिए जो ईसीजी में हमें दिख सकता है। उसके आगे हम देखते हैं अभी फीचर्स क्या रहते हैं, नॉर्मल ईसीजी में क्या फीचर रहेंगे। नॉर्मल ईसीजी में 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक रेट, रिदम और मॉर्फोलॉजी। अब रेट मतलब क्या है कि हार्ट तुम्हारा कितने रेट पे बीट कर रहा है। तो हार्ट बीट अगर तुम्हें काउंट करने हैं विद ईसीजी तो तुम्हें पता रहना चाहिए कि जितने बड़े बॉक्सेस है वो तुम्हें बिटवीन आर वेव्स काउंट करने हैं। ये जो तुम्हारा आर वेव दिखाया है इधर बाजू में पिक्चर में, ऐसे 2 बाजू के आर वेव्स, उन दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस है वो तुम्हें देखने हैं। अगर 3 बॉक्सेस होंगे तो 300 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो तुम्हारा रेट आ जाएगा 100। ये तुम्हें अप्रोक्सीमेट नंबर दे सकता है। इससे तुम टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया पता लगा सकते हो या नॉर्मल रेट है ये पता लगा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी आर वेव इरेगुलर रहेगी, आर वेव रेगुलर रहेगी ही नहीं। फिर क्या करना है, फिर 6 सेकेंड्स का स्ट्रिप में निकालना है। 6 सेकेंड्स के स्ट्रिप में कितने आर वेव है वो देखनी है और उनको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। तो मतलब क्या आएगा, वो 60 सेकेंड्स आएगा। तो उसको 60 सेकेंड्स में कितने आर वेव्स है वो हमें समझ जाएगा 6 सेकेंड के स्ट्रिप से। तो ऐसे हम रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया रिदम। रिदम रेगुलर रिदम रहते हैं, इरेगुलर रिदम रहते हैं। तो आर वेव्स के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आर वेव इक्वल डिस्टेंस से आ रहे हैं तो रेगुलर, अगर आर वेव अलग अलग डिस्टेंस से आ रहे हैं तो इरेगुलर। अभी आ गया मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब शेप, एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन। मतलब कहीं पे पी वेव कुछ अलग तरीके से है, फिर आर वेव अलग तरीके से है, या टी वेव अलग तरीके से है, फिर आगे जाके देखोगे तो और अलग तरीके से। ये जो मॉर्फोलॉजी है मतलब एबनॉर्मेलिटी भी अगर सेम एबनॉर्मेलिटी रही तो वो मोनोमॉर्फिक एबनॉर्मेलिटी रहती है, मतलब एक ही तरीके से वो एबनॉर्मेलिटी दिख के आ रही है ईसीजी में। लेकिन एबनॉर्मेलिटी भी इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, तो उसको बोलेंगे हम पॉलीमॉर्फिक एबनॉर्मेलिटीज़। वो हम आगे देखेंगे। अभी इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव कैसे दिए, पी क्यू आर एस टी। या पी आर इंटरवल आप दे सकते हो, पी से लेके आर तक का इंटरवल, फिर पी आर सेगमेंट, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस, फिर उसके बाद क्यू टी इंटरवल और टी वेव और एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट एमआई में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, जबकि यहाँ यस और टी वेव को ज्वाइन करने वाला जो जे पॉइंट रहता है उसमें एलिवेशन या डिप्रेशन रहता है, जिसकी वजह से हमें एस टी एलिवेशन ईएमआई या एस टी डिप्रेशन वाला ईएमआई हम डायग्नोस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईसीजी। तो पी आर इंटरवल और पी आर सेगमेंट ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। अभी नेक्स्ट आए हम एंथोवंस ट्रायंगल पे। अभी एंथोवंस ट्रायंगल क्या है, एंथोवंस ट्रायंगल एक इमेजिनरी ट्रायंगल रहता है जो लिम्ब लीड्स के में बनता है। जो अब राइट साइड में जो हम रेड कलर का लीड लगाते हैं और राइट लेग में हम ब्लैक कलर का लीड, फिर लेफ्ट लेग में तुम ग्रीन कलर का लीड लगाओगे जिसको फ्लोर लीड बोलते हैं, एफ लीड। और तुम्हारा लेफ्ट आर्म में जो रहता है येलो कलर का लीड रहता है। तो अब जो तुम उसमें से 4 लीड में से एक जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है, तो न्यूट्रल को हम काउंट नहीं करते, तो उसकी वजह से बन गए तुम्हारे 3 लीड। तो ये 3 लीड कैसे हो गए, फिर राइट से लेफ्ट तक तुम्हारा फर्स्ट लीड, राइट से फ्लोर तक तुम्हारा सेकेंड लीड और लेफ्ट से फ्लोर तक तुम्हारा थर्ड लीड। ऐसे ये इमेजिनरी लीड बनते हैं। ये लीड एक्चुअल में नहीं रहते हैं, लेकिन इनके वेक्टर्स की वजह से और हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की एक्टिविटी की वजह से ये लीड बनते हैं जो हमें ईसीजी पे दिखते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट के एक्टिविटी को शो करने के लिए। हम ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि आगे ये ईसीजी लीड्स कैसे ऐसे ही क्यों रहते हैं, इसमें अगर गलती हो गई तो क्या होगा, इसमें अगर सेकंड लीड हम इधर से उधर लगा देंगे तो क्या होगा, ये बहुत आगे एडवांस कंसेप्ट है, हमें बस बेसिक एबनॉर्मेलिटीज सीखनी है। तो इसमें दे सकते हो फर्स्ट लीड, सेकंड लीड, थर्ड लीड और AVR, AVL और AVF, ऐसे 6 लीड यहाँ से बन जाती है और 6 लीड चेस्ट पे लगाते हैं, V1, V2, V3, V4, V5 और V6, ऐसे टोटल 12 लीड होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं 12 लीड ईसीजी।
यही इथोमस ट्रायंगल्स का मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट समराइजेशन दिया है कि लीड 1, लीड 2 और लीड 3 में कैसे रिलेशनशिप रहता है। तो आप ये वीडियो पॉज करके आप ये देख सकते हो। इसमें बस थेरोटिकली ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस आपको पता रहना चाहिए कि 12 लीड ईसीजी में हम 6, 7, 8 हम 10 ही लीड लगाते हैं, 6 लीड छाती पे और 4 लीड हाथ पे, फिर 12 लीड ईसीजी, 12 वाला लीड वाला ईसीजी क्यों बोलते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि 6 लीड छाती पे रहती है और 3 लीड से ये जो 3 लिम लीड्स और ये जो AVR AVF बन रहा है, ये टोटल 6 और छाती की 6 ऐसे मिलकर 12 लीड्स बनते हैं। तो नेक्स्ट है एबनॉर्मल रिदम्स। अभी क्या है एबनॉर्मल रिदम्स, कैसे करेंगे हम डिटेक्ट? तो एट्रियल और वेंट्रिकुलर में अलग अलग टाइप के रिदम रहते हैं, एट्रियल रिदम्स और वेंट्रिकुलर एबनॉर्मल रिदम्स एक्चुअली। एट्रियल फिब्रिलेशन, फ्लटर, एट्रिकुलर फिब्रिलेशन, टॉर्सेट डिस्पॉइंटिस, supraventricular tachycardia, ventricular tachycardia, which can be polymorphic, monomorphic, sinus bradycardia, sinus tachycardia, and different kinds of heart blocks. So, for to look for the specific points to how to recognize the ECG changes, so you should know what to look for in the ECG. मतलब ECG तो आपको मिल गया, ECG तो दे दिया आपको, लेकिन आप देखोगे क्या उसमें कि आपको पता करना है कि इसमें क्या एबनॉर्मलिटी, तो आपको पता रहना चाहिए ना कि इसमें क्या देखना है हमें। तो क्या देखना है तो वो मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हार्ट रेट देखना है आपको। हार्ट रेट यानी आपको देखना है कि कितने बीट्स पे बीट कर रहा है हार्ट। तो RR वेव के बीच में का आप लार्ज बॉक्सेस काउंट कर लोगे, 300 डिवाइडेड बाय लार्ज बॉक्सेस कर दोगे तो तुम्हें हार्ट रेट मिल जाएगा। अभी तुम्हारा आया रिदम रेगुलरिटी। रिदम रेगुलरिटी मतलब दोनों RR वेव्स कंटिन्यूसली रेगुलर इंटरवल पे आ रहे कि नहीं। अगर नहीं आ रहे तो रेगुलर रिदम है, अगर आ रहे तो रेगुलर रिदम है। अभी आ गया पी वेव तुम्हारा। अब पी वेव में कैसा रहता है कि तुम्हारा पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन मीनिंग कर रहा है। अगर तुम्हारा पी वेव प्रेजेंट है तो इसका मीनिंग है योर एट्रिया इज फंक्शनिंग परफेक्टली। अगर तुम्हारा पी वेव नहीं है तो इसका मीनिंग है कि तुम्हारा एट्रिया में फ्लटर, फिब्रिलेशन जो कुछ है वो क्या है कि तुम्हें वो डायग्नोस करने में हेल्प करता है कि पी वेव है या नहीं है। उसकी वजह से तुम्हें सबसे पहले हार्ट रेट रिदम देखने के बाद देखना है पी वेव। पी वेव है मतलब कौन से रिदम है और कौन से रिदम नहीं है, ये आपको आगे समझेगा। अभी आ गया QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स में वाइड है, QRS कॉम्प्लेक्स ब्रॉड है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन प्रॉपरली हो रहा है, मतलब वेंट्रिकल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, ये हमें QRS कॉम्प्लेक्स से समझेगा। तो हर एक चीज़, हर एक जो डिसीज़ है, हर एक जो डायग्नोसिस है, वो अगर तुम्हें करना होगा तो तुम्हें हर एक वेव पता रहनी चाहिए कि हर एक वेव क्या डिनोट कर रही है। तो इसलिए QRS कॉम्प्लेक्स में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया बोलेंगे, अगर पी वेव में कुछ दिक्कत हो जाए तो एट्रियल एरिथमिया बोलेंगे। अब PR इंटरवल आ गया। PR इंटरवल मतलब क्या था? SA नोड से AV नोड तक जाने का टाइम, जो इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है उसका टाइम। अगर PR इंटरवल बहुत शॉर्ट है मतलब इम्पल्स बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं, PR इंटरवल बहुत लॉन्ग है मतलब इम्पल्स बहुत स्लो ट्रैवल कर रहे हैं। अगर इम्पल्स स्लो ट्रैवल करेंगे तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर PR बहुत ज़्यादा फास्ट चला गया, तुम्हारा इंटरवल बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, तो वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योरली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो PR इंटरवल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि PR इंटरवल में अगर तुम्हें दिक्कत हो जाए तो तुम्हें एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक या हार्ट ब्लॉक की डायग्नोसिस कर सकते हो। उसके बाद आ गए QT इंटरवल मतलब क्या कि टोटल टाइम फॉर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकुलर को डिपोलराइज होने से लेकर रिपोलराइज होने का जो टाइम है उसको बोलते हो QT इंटरवल। अगर वो लॉन्ग हो गया तो ऑब्वियसली वेंट्रिकल को ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर वेंट्रिकल को ज़्यादा टाइम लगेगा तो एट्रिया को कम टाइम मिलेगा, क्योंकि साइकिल तो उतना ही सेकेंड्स का रहता है। उसके वजह से एरिथमिया हो जाएंगे। QT इंटरवल से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेन एरिथमिया है टॉर्सेट डिपॉइंटिस, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आ गया ST सेगमेंट। ST सेगमेंट देखेंगे। ST सेगमेंट क्यों देखेंगे? क्योंकि अगर उसमें एलिवेशन रहा और डिप्रेशन रहा तो हमें पता चल जाए कि पेशेंट को कौन सा तो भी आर्टरी में ब्लॉक है, जिसकी वजह से पेशेंट को एलिवेशन आया है, डिप्रेशन आया है, जिसकी वजह से EMI हो सकता है। उसके बाद आया T वेव। T वेव क्या डिनोट कर रहा है? हमारा वेंट्रिकुलर में रिपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन कर रहा है। अगर T वेव में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वेंट्रिकल तुम्हारा बराबर से रिपोलराइज नहीं हो रहा है, रिलैक्स नहीं हो रहा है, उसमें अरिथमिया या कार्डियक कंडीशन हो सकती है, ये तुम्हें पता चल जाएगा। इसलिए ये सब
वेव्स हम इसलिए जानते हैं, इस वेव्स के फंक्शन इसलिए हमें पता रहने चाहिए कि अगर इस वेव के फंक्शन पता रहे तो अगर वो वेव टाइम पे नहीं है वहाँ पे तो उसका मीनिंग है कि उसके रिलेटेड एट्रिया में या वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है। अब स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ स्पेसिफिक अरेथमिया, अब इसमें देखेंगे हम सभी अरेथमियाज और हर एक अरेथमिया में क्या मिलेगा। अब एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब एक ऐसी चीज़ है कि एट्रिया जस्ट फिब्रिलेट कर रहा है, मतलब प्रॉपरली तुम ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट नहीं कर रहा है, बस ऐसे समझ लो कि जैसे बिजली की तार रहती है जिसमें से जैसे चिंगारी निकलती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल तो नहीं कर रही है, बस चिंगारी निकल रही है, ऐसे मीनिंग है। मतलब वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, बस कुछ भी थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि तुम्हारा पी वेव बन ही नहीं पा रहा है। अगर पी वेव क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारा जो एट्रिया है, सिनोड है, वो काम ही नहीं कर रहा। तो इसमें से सबसे मेन बात कर रहे हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव एब्सेंट रहेगी, टोटली एब्सेंट रहेगी, जो तुम बाजू के एग्जाम्पल में देख सकते हो। और इरेगुलर आर इंटरवल, तुम्हारा जो आर इंटरवल रहेगा वो इरेगुलर रहेगा। क्यों? क्योंकि एस नोड से एवी नोड तक नहीं आ रहा है इम्पल्स, तो एवी नोड भी प्रॉपरली काम नहीं करेगा, तो एवी नोड के भी इम्पल्स इम्प्रॉपर रहेंगे, तो वेंट्रिकुलर भी तुम्हारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी तुम्हारा इम्प्रॉपर रहेगा, इसलिए आर वेव में भी तुम्हें प्रॉब्लम दिखाई देंगे। तो ये रहा तुम्हारा एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन सबसे मेन बात पी वेव एब्सेंट रहेगी, ये बात ध्यान में रखनी है। सेकेंड आ गया एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर मेरे को ऐसे लगता है बहुत ईजी है तुम्हें याद रखने के लिए, क्योंकि उसमें रहता है सॉ टूथ पैटर्न। सॉ टूथ पैटर्न दिख गया मतलब आंखें बंद करके तुम बोल सकते हो कि एट्रियल फ्लटर है, जिसमें क्या दिखता है, तुम मल्टीपल पी वेव दिखेगा। फ्लटर मतलब इतने जोर से ऐसे नोड बीट कर रहा है कि एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आने से पहले ही 3 पी वेव आ जा रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे नोड 3 इम्पल्स जनरेट करेगा, उसके बाद ये एवी नोड एक ही इम्पल्स जनरेट करेगा, क्योंकि ऐसे नोड बहुत जोर से इम्पल्स जनरेट कर रहा है। So atrial flutter, basically atrial flutter you can see there is sawtooth pattern, means it is multiple p waves in respect to less QRS waves. QRS waves तुम्हारे कम है लेकिन p waves ज़्यादा है, जिसका रेशो 3:1 या 4:1 हो सकता है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज ऑल्सो सेम थिंग लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन। हाउ? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में भी वेंट्रिकल बहुत फिब्रिलेट कर रहा है, प्रॉपरली ब्लड पंप ही नहीं कर रहा है, प्लम्प नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा है, प्रॉपर वेंट्रिकल के पास इम्पल्स नहीं आ रहा है, तो वो रैपिड इरेगुलर बेसलाइन उसमें कोई भी वेव जनरेट नहीं होगा, क्योंकि वेंट्रिकल फिब्रिलेट करने का कारण जो होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो परकिंचे फाइबर या एवी नोड के नीचे से जो तुम्हारा पूरा इम्पल्स आ रहा है वो प्रॉपर है ही नहीं, जिसकी वजह से एक भी वेव तुम्हारा आएगा नहीं। तो समझ लेना है, जब भी तुम्हें ईसीजी मिल जाए, जिस ईसीजी में दिख रहा है तुम्हें कि कुछ भी चल रहा है, कुछ भी पैटर्न दिख रहा है तुम्हें, मतलब तुम पैटर्न को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हो, उसमें कुछ है ही नहीं रिकॉग्नाइजेबल, तो जिसका मीनिंग है समझ लो कि ये है वेंट्रिकुलर अरिथमिया। इसमें ना तुम्हें पी वेव दिख रहा है, ना क्यूआरएस दिख रहा है, ना टी दिख रहा है, डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम में बिल्कुल भी कुछ भी सिमिलैरिटी कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मीनिंग है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, आंखें बंद करके लिख के आ रहा है। उसके बाद आ गया तुम्हारा टॉर्सिड डिस्पॉइंटिस। टॉर्सिड डिस्पॉइंटिस मीनिंग क्या है? ट्विस्टिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस। अब टॉर्सिड डिस्पॉइंटिस ये एग्जांपल है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का। अब हम देखते हैं कैसे। उसमें क्या रहता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तुम्हारा प्रोलॉन्ग हो जाता है, ये ट्विस्ट हो जाते हैं, तुम्हारा जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रहता है वो ट्विस्ट हो जाता है, क्यूटी इंटरवल होता है प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो टॉर्सिड डिस्पॉइंटिस सबसे मेन चीज़ क्या है टॉर्सिड डिस्पॉइंटिस की? तुम्हारा क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग रहेगा और तुम्हारा जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया रहेगा वो पॉलीमॉर्फिक रहेगा, मतलब तुम्हें कुछ क्यूआरएस जो तुम्हारे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है बिजार दिखेंगे, लंबे लंबे दिखेंगे, और बीच बीच में ये छोटी बड़ी एक्टिविटी दिखेंगी, जिसकी वजह से ये यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेंगी। अभी नेक्स्ट में आ गया सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्या रहता है? सबसे पहले पता है क्या इसमें? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की सबसे मेन बात है कि तुम्हारा रिदम रेगुलर रहेगा, रिदम बिल्कुल चेंज नहीं होगा, रिदम एकदम प्रॉपर रहेगा, आर ए वेव के बीच में एकदम प्रॉपर टाइम रहेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें पी वेव नहीं दिखेगा तुम्हें।
पी वेव क्यों नहीं दिखेगा पता है क्या? क्योंकि ये इतने जोर से वेंट्रिकुलर टैकी सुप्रा वेंट्रिकुलर मतलब क्या, वेंट्रिकल से ऊपर से इतना जोर से इम्पल्स आ रहा है कि वेंट्रिकल बहुत जोर जोर से बीट कर रहा है, जिसकी वजह से पी वेव को आने का मौका ही नहीं मिल रहा है। पी वेव का आने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ये दिख रहे हो एकदम छोटा छोटा पी वेव टी वेव के बाजू में, उसको बोलते हैं बरिंग ऑफ पी वेव ड्यू टू टी वेव। मतलब टी वेव पी वेव को खा जा रहा है, इतना जोर जोर से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव आ रहे हैं, क्यू आर एस टी पी वेव का आने का मौका ही नहीं दे रहे। इसकी वजह से ईसीजी में दिखेगा रेगुलर आर आर इंटरवल है, और तुम्हारा जो ये टी वेव है वो पी वेव को खा रहा है, इसलिए वो बोलते हैं बरिंग ऑफ पी वेव। नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया दो टाइप के रहते हैं, एक पॉलीमॉर्फिक रहता है, मोनोमॉर्फिक रहता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक चीज़ है, उसमें बोलते हैं एवी डिसोसिएशन, एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन। मतलब एवी डिसोसिएशन में उन दोनों के बीच में कोई अच्छे से तालमेल नहीं रहता है, जिसकी वजह से ये तुम देख सकते हो कैसे टाइप का रिदम जनरेट हो रहा है। ये जो तुम्हारा QRS है ये वाइड हो गया है, बहुत वाइड, बिजार बोलते हैं इसको, बिजार QRS कॉम्प्लेक्स है। QRS कॉम्प्लेक्स इतना वाइड होने की वजह से बाकी वेव्स तुम्हें प्रॉपरली दिख नहीं पाती हैं। लेकिन उसमें मोनोमॉर्फिक जिसमें देखोगे आप, तो मोनोमॉर्फिक में देख सकते हो कितना इजीली, तुम देख सकते हो कि कितना इजीली वो रेगुलर रिदम दिख रहा है, लेकिन उसमें जो बॉक्सेस है QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत वाइड है। और पॉलीमॉर्फिक में देखोगे तो तुम बिल्कुल भी कुछ भी तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो, बिल्कुल भी इसमें रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, कोई भी अपने मर्जी से कुछ भी वेव आ रहा है और बीच में वाइड QRS कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तुम्हें। अभी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया, टैकीकार्डिया हो गया, अभी नेक्स्ट आ गया तुम्हारे हार्ट ब्लॉक्स। तो हार्ट ब्लॉक्स तुम कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? हार्ट ब्लॉक में 3 टाइप के सबसे मेन हार्ट ब्लॉक्स है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री जो रहता है वो असिम्टोमेटिक रहता है, बहुत लोगों को रहता है, ज़िंदगी भर पता भी नहीं चलता है और मोस्टली कुछ होता भी नहीं है। कभी कभी बहुत रेयर चांसेस है कि फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है ड्यू टू ओल्ड एज और एनी अदर कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज़। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक सबसे मेन है कि तुम्हें पता रहना चाहिए कि एवी ब्लॉक में होता क्या है। एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक मतलब तुम्हारा एट्रियोवेंट्रिकुलर जो डिस्टेंस है, जो PR इंटरवल है, वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे नोड से एवी नोड को इम्पल्स आने में देर लग रही। अब देख सकते हो तुम पी वेव से लेके टी वेव QR वेव तक देख लिए 2 बड़े बॉक्सेस है, ऑलमोस्ट 2 बड़े बॉक्सेस है, इतना बड़ा डिस्टेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा देर लग रही है P से लेके AV तक आने के लिए। इसे बोलते हैं प्रोलॉन्गेशन ऑफ PR इंटरवल। ये PR इंटरवल प्रोलॉन्ग है लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इसके वजह से ये मोस्टली लोगों में असिम्टोमेटिक रहता है। अभी आ गए हम सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक पे। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में 2 टाइप है, एक मोबिट्स टाइप 1 और एक मोबिट्स टाइप 2। मोबिट्स टाइप 1 में और मोबिट्स टाइप 2 थोड़ा सा ट्रिकी है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन मैं इजीली आपको बता दूंगा। मोबिट्स टाइप 2 जो है सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप 1, उसमें क्या है, पहला जो टाइप 1 हार्ट ब्लॉक है मोबिट्स टाइप 1, उसमें PR इंटरवल जो है वो धीरे 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 बढ़ जाएगा और उसके बाद एक QRS ड्रॉप हो जाएगा। ये देखो, सबसे पहले देख सकते हो आप इधर स्टार्टिंग में फर्स्ट पिक्चर में कि PR एकदम नॉर्मल है, सेकंड में देख रहे हो PR बढ़ गया है, थर्ड इसमें देख रहे हो PR और बढ़ गया है, चौथे इसमें देख रहे हो कि PR इतना बढ़ गया है कि QRS कॉम्प्लेक्स ही ड्रॉप हो गया है। फिर से देख सकते हो PR नॉर्मल है, फिर ऐसे ही चलता रहेगा वो कि थोड़ा प्रोलॉन्ग होते जाएगा और एकदम से ड्रॉप हो जाएगा। अभी सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक देखते हैं। सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक में क्या है, सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक में तुम्हारा PR इंटरवल जो है एकदम नॉर्मल दिख रहा है, बिल्कुल भी प्रोलॉन्गेशन नहीं है। PR इंटरवल में बिल्कुल प्रोलॉन्गेशन नहीं है, एकदम प्रॉपरली P और R के बीच में इंटरवल है, लेकिन फिर भी अचानक से तुम्हारा QRS ड्रॉप हो गया है। इसे बोलते हैं सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक मोबिट्स टाइप 2। ये टाइप 2 में आएगा। टाइप 2 की खासियत क्या है कि PR में प्रोलॉन्गेशन नहीं रहेगा लेकिन फिर भी QRS ड्रॉप होगा। टाइप 1 में
और वेंकाबेक्स में क्या रहेगा इंपॉर्टेंस, पी आर धीरे 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 प्रोलॉन्ग होके क्यू आर एस ड्रॉप होगा। टाइप 2 में बिल्कुल भी प्रोलॉन्गेशन नहीं होगा, डायरेक्टली ड्रॉप हो जाएगा। इसके वजह से ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक 2:1 मतलब क्या रहे कि 2 वेव्स नॉर्मल रहती है, उसके बाद एक और नॉर्मल आती है, ये इसको बोलते हैं 2:1। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें मोबिट्स टाइप 1 एंड टाइप 2 ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने देख लिया कि टाइप 1 में धीरे धीरे प्रोलॉन्गेशन हो रहा है और उसके बाद एक बीट ड्रॉप हो रहा है क्यू आर एस का। और जो तुम्हें सेकेंड टाइप है मोबिट्स टाइप 2, उसमें देख रहे हो कि पी आर एकदम नॉर्मल है, पी आर इंटरवल इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, स्टिल क्यू आर एस इज गेटिंग ड्रॉप्ड। अभी आ गए हम थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक पे। थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक इज मोस्ट फैटल हार्ट ब्लॉक। इसमें तुम्हें सीवियर ब्रैडिकार्डिया मिलेगा, सीवियर। और सबसे मेन बात आपको याद रखनी कि जो भी एवी ब्लॉक्स है वो सब ब्रैडी अरिथमियाज है। हमने जो ऊपर के सब अरिथमियाज देखे थे वो एट्रियल और वेंट्रिकुलर अरिथमियाज, वो सब टैकी अरिथमिया थे जिसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है। ये सब हार्ट रेट घटाने वाले ब्रैडी अरिथमियाज है। इसलिए फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री ब्रैडी अरिथमिया है। थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में भी क्या होगा कि तुम्हारा डिसोसिएशन रहेगा एट्रियोवेंट्रिकुलर। एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन में क्या होगा, एट्रिया अपने आप बीट करेगा, वेंट्रिकुलर अपने आप बीट करेगा, दोनों में कुछ भी रिलेशन नहीं है। एट्रिया बोलेगा मैं मेरा पी वेव जनरेट करते रहूँगा, वेंट्रिकुलर बोलेगा मैं मेरा क्यू आर एस जनरेट करते रहूँगा। टी अपने आप आते रहेगा जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स होगा तब। इसलिए पी देखोगे तो दो पी वेव, सभी पी वेव रेगुलर इंटरवल पे रहेंगे, सभी क्यू आर एस रेगुलर इंटरवल पे रहेंगे, लेकिन पी वेव और क्यू आर एस में बिल्कुल भी कुछ भी रिलेशन नहीं रहेगा। देख सके आप देख सकते हो इस पिक्चर में। इस पिक्चर में देखो पी वेव पी वेव पी वेव पी वेव पी वेव एकदम प्रॉपरली टाइम पे आ गए हैं। यहाँ थोड़ा सा फोर्थ वेव में थोड़ा ओवरलैप हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो पी वेव तो आना ही है, उसको तो टाइम पे आना है, तो वो ओवरलैप क्यों ना करे, वो तो आएगा ही। और क्यू आर एस भी देखते हो एकदम प्रॉपरली क्यू आर एस अपने 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 टाइम पे आ गया है। इसे बोलते हैं थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। सो आई होप मेरा ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। मुझे पता नहीं, ये मेरा पहला लेक्चर है तो पता नहीं कि कितनी बातें मैंने ठीक से एक्सप्लेन करी या नहीं है। आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो कि मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टाइम मैं और नई चीज़ लेके आऊँगा। मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं कौन सा टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।